नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं अमित कौशिक, आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हमने कहा था कि आपसे शुरू करेंगे मगध साम्राज्य। इस मगध साम्राज्य में जैसे हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद में अगर देखें बात करें कहाँ से जानकारी मिलती है तो अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ था, भगवती सूत्र जैन ग्रंथ था, जिससे जानकारी मिलती है कि 600 ईसा पूर्व में छठवीं शताब्दी में लगभग 16 महाजनपद का उदय हुआ। इस महाजनपद में सबसे जो पुराना राजवंश था जरासंध यानी बृहद्रथ वंश था, जिसकी स्थापना बृहद्रथ ने करी थी। उसका लड़का जरासंध आया, उसका लड़का सहदेव आया, उसका लड़का पुरुंजय आया। और इसके बाद हमने शुरू कहा था कि आपको शुरू करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित यानी मौर्य वंश। लेकिन अगर हम सीधे आपको शुरू कर दें मौर्य वंश, तो मौर्य वंश अगर हम शुरू कर देंगे तो आपका जो बीच का ये चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना करी। तो जो भी पहले का डेढ़ है या विदेशी आक्रमण है भारत के, वो हमारे छूट जाएंगे। इसलिए हम मौर्य वंश शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा और पीछे पढ़ते हैं। जो सिकंदर का आक्रमण हुआ और अन्य राजाओं का आक्रमण हुआ यानी अन्य विदेशी आक्रमण भी हुए, उनको पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे मौर्य वंश में। हमने कल आपको 8 महाजनपद बता दिए थे। इन 8 महाजनपदों में हम लोग पूरे महाजनपद देखते हैं। इन 8 महाजनपदों में अगर बात हम करें इन 8 महाजनपदों में अगर देखा जाए तो ये हमारा था गांधार, ये था कंबोज, ये था गांधार। गांधार के बाद अगर देखा जाए तो ये आता था कुरु के बाद ये पड़ता था मत्स्य के बाद इधर आता है सूरसेन यानी सूरसेन राजधानी मथुरा उत्तर प्रदेश। उसके बाद बात करते हैं हम कौशल राजधानी श्रावस्ती। उसके बाद आते हैं हम लोग, बताया था आपको ये पड़ता है वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। वत्स के बाद अगर हम देखते हैं ये आता है मल्ल, जहां पर महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। मल्ल के बाद और अगर हम आगे देखते हैं तो ये आएगा, इसी के पास में पड़ता है काशी राजधानी वाराणसी। वाराणसी के बाद में अगर देखते हैं अस्मक, ये पड़ता है अस्मक यानी अस्मक पड़ेगा हमारा जो महाराष्ट्र के आसपास का इलाका है, ये अस्मक महाराष्ट्र के आसपास के इलाके, दक्षिण भारत का एकमात्र राज्य था अस्मक। राजधानी थी इसकी पोटला, यानी राजधानी पोटला थी अस्मक, गोदावरी के तट पे महाराष्ट्र में। उसके बाद आते हैं अवंती, यहीं पे था अवंती यानी राजधानी उज्जैन। ये मध्य प्रदेश के आसपास का इलाका था अवंती, मध्य प्रदेश। ये है एमपी में, मध्य प्रदेश में अवंती। उसके बाद अगर हम देखते हैं चेदी यानी राजधानी शक्तिमती। पांचाल हो गया, इसी के पास में देख लेते हैं पांचाल ये मथुरा के आसपास का, दिल्ली के आसपास का इलाका था। पांचाल वही जो महाभारत में मिलता है पांचाली, यहाँ की रानी थी पांचाली, यानी यहीं पे मिलेगा पांचाल। एक पड़ता है वज्जी, एक और है वज्जी। ये अगर देखा जाए वैशाली यानी बिहार के आसपास का इलाका है। एक हमारा था काशी हो गया। ये 16 महाजनपद थे, कंबोज, गांधार, मत्स्य, कुरु, सूरसेन, कौशल, वत्स, पांचाली, मल्ल, वज्जी। उसके बाद चेती
अस्मक, उज्जैन, ये हमारे एक बचता है हमारा अंग, एक बच गया अंग, अंग यानी राजधानी चंपा, ये मध्य प्रदेश बिहार का इलाका था अंग। हम लोग बात करते हैं तो पूरे 16 महाजनपद से ये हमारे कंप्लीट हुए। अब देखते हैं हम लोग कि इस 322 ईसा पूर्व के पहले ही भारत में कुछ आक्रमण हुए थे। जैसे भारत में सबसे पहला अगर आक्रमण माना जाता है तो इराक यानी फारस, फारस के राजा थे, यानी सबसे पहला अगर आक्रमण देखा जाए तो फारस के राजा थे डेरियस फर्स्ट, यानी डेरियस फर्स्ट, इसको दाइबर के नाम से भी जाना जाता है, यानी फारस, फारस के राजा थे, सॉरी फारस के, सॉरी ईरान है, ईरान, फारस के राजा यानी ईरान यानी राजा थे डेरियस। इन्होंने भारत पर सबसे पहली बार आक्रमण किया। इन्होंने केवल जो भारत का मगध साम्राज्य था, क्योंकि इधर से भारत में देखा जाए तो मगध साम्राज्य ये इलाका जो था पूरी तरह से सेफ्टी में था, यानी पूरी तरह से घिरा हुआ था। नीचे से इधर से देखा जाता है तो बंगाल की खाड़ी, इधर से देखा जाता है तो अरब सागर, नीचे से आने का कोई रास्ता ही नहीं था। तो इधर ये तीनों तौर से समुद्र था और केवल यही एक रास्ता बचता था जो पंजाब के इर्द गिर्द यानी हिंदुकुश पर्वत से होते हुए भारत में प्रवेश कर सकते थे, यानी कम्बोज और हाटक, ये यानी यहाँ से ही रास्ता केवल आने का था, यानी भारत में प्रवेश करने का एक ही रास्ता था। इसीलिए जो भी अटैक होता था वो इधर ही से होता था। तो हम बात करते हैं कि सबसे पहली बार अटैक किया था ईरान के शासक डेरियस फर्स्ट ने। ये शासक जो था डेरियस फर्स्ट, ये हकमनी वंश का था, हकमनी वंश का था। इस हकमनी वंश के अगर हम संस्थापक की बात करें तो साइरस सेकंड, यानी साइरस सेकंड ने इस हकमनी वंश की स्थापना करी थी और डेरियन फर्स्ट ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। आक्रमण करने के बाद इसने सबसे पहले क्या जीता, जो पहले पड़ जाएगा, यानी कम्बोज और गांधार, ये दो ही पहले पड़ते थे, इसलिए इन्होंने इसको जीत लिया था। इसके बाद इसका जो हकमनी वंश था, इसका लास्ट शासक था डेरियन थर्ड, डेरियन थर्ड जो था, डेरियन थर्ड जो था इस वंश का अंतिम शासक, जिसको सिकंदर ने परास्त किया और ये इस हकमनी वंश का अंत कर दिया था। अब इसके बाद यानी भारत पर द्वितीय जब आक्रमण हुआ, यानी भारत पर इसके बाद आक्रमण किया सिकंदर ने, तो हम लोग हेडिंग लगाते हैं सिकंदर, यानी भारत में थोड़ा सा सिकंदर का ज्यादा वर्चस्व रहा। सिकंदर ने आक्रमण किया। सिकंदर के आक्रमण से भारत को कई सारी जानकारी, कई सारी तिथि लिखने की कला जो थी वहां से सटीक जानकारी मिलना शुरू हो गई। फिर सिकंदर ने आक्रमण किया, तो हम लोग देखते हैं सिकंदर। सिकंदर के जो पिताजी जो थे फिलिप, सिकंदर के पिता जो थे फिलिप लगभग 359 ईसा पूर्व में राजा बनते हैं। वही अपने फिलिप का ही राजा बनते हैं और ये 359 में राजा बनने के बाद इनकी मृत्यु 329 में हत्या कर दी जाती है इनकी। जबकि जो सिकंदर जो था, सिकंदर का जन्म जो था, जन्म 356 ईसा पूर्व होता है, बीसी 356 ईसा पूर्व सिकंदर का जन्म होता है। अब जब जन्म होने के बाद ये भारत का राजा बनता है, यानी भारत के अपने फिलिप का राजा बनता है। फिलिप का राजा बनने के बाद ये सोचता है कि अब हम विश्व विजेता बनेंगे, विश्व विजेता का ये सपना देखता है। विश्व विजेता का सपना देखते के साथ साथ ये अपने यहाँ वही ग्रीस, यानी जहाँ से सिकंदर मेसिडोनिया जगह पड़ती, उस समय का मेसिडोनिया या यूनान, आज का देखें तो उसे आज बोला जाता है तुर्की, यानी वही मेसिडोनिया और यूनान, और आज का वो तुर्की के नाम से जाना जाता है। तुर्की जो देश है उस समय वो मेसिडोनिया के नाम से जाना जाता था या यूनान के नाम से जाना जाता था। जो यूनानी शासक था सिकंदर, इसने भारत पर 326 बीसी 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया। अब ये हिंदुकुश पर्वत जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के मध्य हिंदुकुश पर्वत, वहां पे है खैबर दर्रा से होते हुए
भारत में आया था और 326 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। जब ये पहली बार वहां से चला तो ये विश्व विजेता यानी लगभग विश्व को जीत चुका था, यानी ज्यादातर देशों को जीत चुका था। इन ज्यादातर देशों में अगर देखा जाए तो इसे विश्व विजेता भी कहा गया। क्यों? क्योंकि इसने सीरिया को जीता, सीरिया के साथ साथ मिस्र को जीता, मिस्र के साथ साथ इराक को जीता, ईरान को जीता, भारत में कंबोज को जीता, हाटक को जीता, गांधार को जीता, सिंध को जीता। लगभग 7 देश ऐसे था जो जीत चुका था, तो इसे विश्व विजेता की संज्ञा दी गई। क्योंकि उस समय यूनानियों या उस समय की तिथि के अनुसार देखा जाए तो उस समय ज्ञात ही इतने थे, यानी विश्व में जितने देश मालूम थे उस समय सब में विजय प्राप्त कर चुका था सिकंदर। जब ज्ञात ही 7 थे तो जब विश्व पूरे जीत चुका था, इसलिए उसको कहा गया विश्व विजेता। अब तो कोई संभव ही नहीं है ऐसी कोई बात। जब 326 में भारत पर आक्रमण किया तो सबसे पहले आता है वो गांधार पर अटैक किया। गांधार का राजा था अंबी एक विलासतापूर्ण राजा था। राजधानी तक्षशिला में ही जो गुड़ीपुत्र चाणक्य यानी चाणक्य जो थे, चाणक्य पिता का नाम गुड़ी था, लिखा जाता है गुड़ीपुत्र चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त। चाणक्य वहीं पर तक्षशिला में ही पढ़ाते थे और उनका जो शिष्य था चंद्रगुप्त मौर्य वो भी इनको पढ़ाते थे। जब इसने अटैक किया गांधार पे, तो गांधार पे जो राजा थे अंबी, इन्होंने स्वतः ही अधीनता स्वीकार कर ली। क्योंकि ये एक भोग विलासतापूर्ण राजा था, नशे में धुत रहता था और इसको ये डांस का बहुत शौकीन था, इसलिए इसने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली। उसके बाद बोला कि आप आगे बढ़ें, हम आपको जो सिंध का राजा है पोरस, पंजाब के आसपास का इलाका यानी सिंध के राजा पोरस पर आप अटैक करें, हम आपका साथ देंगे। तो सिंध पर अटैक किया और उसका पूरी तरह से जितनी भी जानकारियां थी वो पोरस की जानकारियां सारी लीक करी गई राजा अंबी के द्वारा। अंबी ने पूरी जानकारियां सिकंदर को दी और सिकंदर ने पोरस पर अटैक किया और बुरी तरह से पोरस पर अटैक करके बुरी तरह पोरस को परास्त किया। जब पोरस परास्त हो गया, जो 326 ईसा पूर्व जो युद्ध हुआ था उसे जो झेलम नदी के तट पे हुआ था, झेलम नदी के तट पे हुआ था। ये झेलम नदी के तट यानी उस समय की आज की झेलम उस समय विकास था। और ये युद्ध जो था हाइडे स्पीच, ये क्वेश्चन ज्यादातर कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। जो सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था वो किस नदी के तट पे हुआ था और उसे किस नाम से जाना जाता है? तो हाइडे स्पीच या झेलम नदी के तट पर जो युद्ध हुआ हाइडे स्पीच के नाम से जाना जाता है 326 ईसा पूर्व। क्योंकि हम देखो ज्यादातर आपको लिख नहीं रहे हैं, जितना हो सकता है आपको बताने की कोशिश करेंगे। और एक बात आप ये समझ लीजिए कि आप अगर इतिहास का नोट्स या किसी भी चीज का नोट्स अगर आप बड़ा बनाएंगे तो आपका एक भी मन पढ़ने में नहीं लगेगा। ये आप लिख के रख लीजिए। तो जितना ज्यादा से ज्यादा, जितना कम से कम बना सकते हैं, जितना छोटा छोटा नोट्स बनाओगे उसको पढ़ने में मन भी लगेगा और जल्दी रिवाइज भी हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप क्लास में रहें और पूरी तरह से सुनते रहें, सुनने के साथ साथ जहां तक हो सके माइंड में कैप्चर करने की कोशिश करें। लिखा कम करिए, क्योंकि लिखने में जब आप ज्यादा लिखोगे तो नोट्स बड़ा बनेगा और नोट्स बड़ा बनेगा तो आपका पढ़ने का मन नहीं लगेगा। इसलिए जितना शार्ट हो सके उतना शार्ट ही लिखिए। तो जब सिकंदर ये पोरस हारा तो पोरस को पकड़ के लाया गया सिकंदर के सामने। तो सिकंदर जो था उसने कहा कि आप ऐसा करिए, अगर आप मेरी अधीनता स्वीकार कर ले, अगर आप मेरी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं तो हम आपकी जिंदगी बख्श देंगे, आपका राजपाट आपको वापस कर देंगे, बस केवल आपको हमारी अधीनता स्वीकार रखनी है और राजा आप ही बने रहेंगे। तो सिकंदर ने तो ऐसा बोला, लेकिन पोरस बहुत ही स्वाभिमानी राजा था। उसने कहा नहीं, मुझे भीख की दी हुई जिंदगी नहीं चाहिए, ये भीख की जिंदगी आप उसे अंबी को दे दीजिए, यानी मुझे भीख की जिंदगी नहीं चाहिए, वो अंबी को ही दे दो। तो इससे बड़ा प्रभावित हुआ सिकंदर पोरस से। और प्रभावित होने के बाद, क्योंकि कहते हैं ना कि वीर ही वीर की वो पहचान सकता है, तो बड़ा प्रभावित हुआ उससे। उसकी पत्नी भी बड़ा प्रभावित हुई, वो भी बड़ी खुश हुई। तो
सिकंदर को लगा कि ये काहे खुश हो रही है, तो उसने सोचा कि ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए, इसलिए तुरंत यानी तुरंत उसकी पत्नी थी, पत्नी का नाम था रेक्सोना। रेक्सोना, कहीं कहीं पे आपको रुखसाना भी मिल सकता है। तो रेक्सोना जो थी, रेक्सोना से ही जो पोरस था, रेक्सोना से ही पोरस के कलाई में राखी बंधवा दी गई कि अब कोई टेंशन नहीं। तो अब यानी अब जो सिकंदर था, सिकंदर अब किसके किसके साथ चला, यानी अब उसने पोरस से बोला कि अब आपको केवल मेरा साथ देना पड़ेगा, क्योंकि अब वो उसकी बीवी का भाई भी बन चुका था, तो साला भी हुआ, तो अब मजबूरी थी कि उसका साथ देना पड़ेगा क्योंकि जीजा बन गया था। तो अब जब आगे बढ़ा, तो आगे बोला कि सिकंदर बोला कि अब हम आगे जो मगध साम्राज्य है उस पर अटैक करेंगे और आपको हमारा साथ देना है। तो मजबूरी है कि अब हारे हो तो साथ तो देना ही पड़ेगा। तो इधर पोरस, अम्बी और सिकंदर यानी तीनों मिलकर अवध की ओर, मगध की ओर कूच करते हैं और मगध पर आक्रमण करने की तैयारी करते हैं। लेकिन जैसे ही ब्यास नदी के तट पर पहुंचते हैं, तब तक जो घनानंद था वो समय बहुत विलासतापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था। उसे समझाने के लिए चाणक्य जाते हैं। उस समय वो डांस देख रहा था और नशे में था, तो चाणक्य की चोटियां पकड़कर उसे बाहर कर दिया और उसकी जो चोटी थी जो उसकी खुल गई, जैसे शिखा बोलते हैं, तो शिखा उसकी खुल गई और उसी शिखा खुलने पर उसने वहीं पे कसम खाई कि जब तक मैं तुम्हारा राजपाट खत्म नहीं कर दूंगा तब तक मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। वहीं से आया, वापस आया अपने स्टूडेंट यानी चंद्रगुप्त मौर्य को उसने तैयार किया कि आपको यानी तुम्हें सिकंदर के साथ युद्ध करना है। चंद्रगुप्त बोला कि गुरुजी क्या कर रहे हो, ना तो मेरे पास सेना है ना मेरे पास हथियार है, मैं कैसे लड़ सकता हूँ। बोला नहीं, तुम्हें लड़ना है। इसी बीच जो अब ये तो चाणक्य जो थे सिकंदर इनके गुरु थे, अगर पूछ ले आपके सिकंदर के गुरु कौन थे, सिकंदर के गुरु थे अरस्तु। अरस्तु अरस्तु के गुरु थे प्लूटो। प्लूटो और प्लूटो के गुरु अगर पूछ ले तो थे सुकरात। सुकरात 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 को ही जहर दे के मारा गया था। और जो प्लूटो है वैसे नाम सुना होगा आपने, अफलातून, एक वर्ड यूज होता है अफलातून। तो अफलातून यानी प्लूटो को अफलातून के नाम से भी जाना जाता है। अब जब भारत पर ये 326 में अटैक करता है, भारत में अगर पूछ ले कितने समय तक भारत पर रहा सिकंदर, लगभग 19 माह तक भारत पर वो रहा। अब जब ब्यास नदी पड़ी आगे, तो ब्यास नदी को पार करने से सिकंदर की जो सेना थी उसने मना करने लगी। अब मना क्यों करने लगी, क्योंकि उस समय ही चंद्रगुप्त मौर्य जो था सिकंदर की सेना में सम्मिलित हो चुका था और चाणक्य के द्वारा बताए गए कूटनीति पर वो चल रहा था। उसने सिकंदर की सेना पर यह अफवाह फैला दी, जो भी व्यक्ति इस ब्यास नदी को पार करेगा आगे भारत है और वो देवों की भूमि कही जाती है, देवों की भूमि कही जाती है, और जो भी उस भूमि पर पैर रखेगा यानी युद्ध के भाव से जो पैर रखेगा वो मारा जाएगा, यानी कि भगवान उसको मार देंगे। यानी ये सब थोड़ा सा अजीब लगा सिकंदर को और उसने कहा नहीं, अब ऐसा नहीं है, सब आगे बढ़ते रहो। तो जैसे ही अब क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य उनकी सेना में सम्मिलित हो चुका था, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो इस तरह के चाणक्य जो था उसने इस तरह के जहर बना के दिए थे, क्योंकि चाणक्य जो था जहर का बहुत बड़ा ज्ञाता था, यानी इसके पास 20 कन्याएं थी। चाणक्य जो था इसके पास 20 कन्याएं थी। 20 कन्या का मतलब जो देखता था कि छोटी होती थी, जो देखता था ये आगे चल के इसको प्रॉब्लम हो सकती है, अति सुंदर थी तो वो जान जाता था कि इसे आगे चल के प्रॉब्लम होगी, इसलिए उसे थोड़ा थोड़ा विष दे के थोड़ा थोड़ा डोज बढ़ा के उसे 20 कन्या बना देता था। यानी 20 कन्या अगर किसी को नाखून भी मार दे या दांत से काट ले तो वो मर जाता था। तो इसने इतना बड़ा ज्ञाता था, इसने सिकंदर की सेना पे चंद्रगुप्त मौर्य को भेजकर ये अफवाह फैला दी कि जो भी जाएगा वो मारा जाएगा। उसके बाद सिकंदर जब चंद्रगुप्त अंदर गया तो उसने खाने में, इनके सैनिकों के खाने में इस तरह का जहर मिलाया कि कोई 4 दिन बाद मर रहा था, कोई 8 दिन बाद मर रहा था, कोई 2 दिन बाद मर रहा था। यानी इस तरीके से जहर का डिफाइन किया था उसने कि जो तुरंत नहीं मरता था, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, 8 दिन बाद, 10 दिन बाद, इस तरह से सैनिक मरने लगे। जब सैनिक मरने लगे तो सैनिक में दहशत फैलने लगी कि जो बात कही जा रही है कि जो आगे जाएगा वो मारा जाएगा। अब
तो कुछ लोग सैनिकों को विश्वास नहीं होता था, तो कहता था चलो मेरे साथ। वो जाता था, ब्यास नदी के पास से होके वापस आ जाता था, और उन्हीं को लेके जाता था जिनको जहर खिला चुका होता था। फिर देखता था कि 2 दिन बाद देखो ये मर गए। यानी इस तरीके से अफवाह बहुत ज्यादा फैला दी गई, जिससे सेना में असंतोष पैदा हो गया और उसने पूर्णतया ब्यास नदी पार करने से मना कर दिया। जब ब्यास नदी पार करने से मना कर दिया, क्योंकि सिकंदर था, सिकंदर के साथ ही उसका जल सेनापति भी आया था, थल सेनापति भी आया था। जो सिकंदर था उसका थल सेनापति था सैलुकस निकेटर, सैलुकस निकेटर, और जल सेनापति जो था वो नेरियाकस था, नेरियाकस। निराकस को सिकंदर वापस भेज देता है, क्योंकि सेना आगे बढ़ने से मना कर चुकी थी। फिर पूर्णतया थक भी चुकी थी, क्योंकि कई साल पहले अपने मकदूनिया से चली थी। युद्ध करते करते खाने पीने की व्यवस्था, रात में ही रहना, अकेले रहना, खाना पीना, जहां जाओ बस युद्ध, खाओ पियो बस युद्ध। तो इतनी सेना ऊब चुकी थी, कई साल हो चुके थे मकदूनिया से निकले हुए, तो सेना ने पूर्णतया मना कर दिया। और ये भी सेना को बता दिया गया कि जो आगे राजा घनानंद है बहुत एक क्रूर शासक है, और इसके पास हाथियों की बहुत बड़ी फौज है। और ये हाथियों की बहुत बड़ी फौज है, अगर हाथी का, यानी इस समय हम समझ सकते हैं कि इसके पास, यानी भारत के पास ऐसे इस प्रकार अर्जुन टैंक है, यानी उस समय के हाथी और आज के अर्जुन टैंक बात बराबर है। यानी मुझे पता चल गया कि हाथियों की बहुत बड़ी सेना है, और ये जो हम लोग लड़ रहे हैं वो इससे लड़ेंगे घोड़े से, और उसके पास है हाथियों की फौज, इसलिए हम लोग हारे जाएंगे यानी मारे जाएंगे। अब जो सिकंदर जो था, सिकंदर का एक प्रिय पशु भी था, यानी घोड़ा था, जिसका नाम था बुके फराल या बउके फला। जब सिकंदर वापस जाता है ब्यास नदी से, क्योंकि सेना आगे बढ़ने के लिए मना कर चुकी थी, तो जब वापस जा रहा होता है तो ब्यास नदी के तट पर ही हुआ बउके फला नाम का एक शहर भी बस आगे जाता है। जब वापस होता है तो वापस जाते जाते देखता है कि जो जहां से आया था वो खैबर दर्रा से होके आया था, वापस चलता है वो, फिर पहुंचता है इराक। को थोड़ा सा हटाते हैं, पहुंचता है इराक। इराक में एक जगह पड़ती है बेबीलोन, इराक में जगह पड़ती है बेबीलोन, इराक, इराक में जगह है बेबीलोन। क्योंकि बेबीलोन को ही झूलते बगीचों का शहर भी बोला जाता है। जो हमारे 7 अजूबे हैं जिनमें हमारा ताजमहल भी शामिल है, तो उन्हीं बेबीलोन जो जगह है ये भी 7 अजूबों में शामिल है। यानी 7 अजूबों में ये बेबीलोन जगह शामिल है, उसे झूलते बगीचों का शहर भी बोला जाता है, झूलते बगीचों का शहर। अब सिकंदर जब वापस जा रहा था तो बेबीलोन में इसकी तबीयत गड़बड़ होती है या तबीयत खराब होती है, पेट दर्द होता है, जिसके कारण 323 BC, 323 ईसा पूर्व सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। सिकंदर जब मारा जाता है तो वहीं उसका घोड़ा, यानी उसका इतना अत्यधिक प्रेम करता था सिकंदर से, घोड़ा भी उसकी वहीं दम तोड़ देता है। सिकंदर और बुके फराल, यानी घोड़े का नाम बुके फराल या बउके फला, और सिकंदर, सिकंदर दोनों की कब्र अगर पूछे कहाँ बनी है तो यही बेबीलोन में ही, बेबीलोन में ही दोनों की कब्र बनाई गई है। इराक के बेबीलोन में ही सिकंदर और उसके घोड़ा बुके फराल की कब्र बनाई गई है। फिर और अगर देखते हैं हम तो जिस समय, और इस तरह के तरीके से चाणक्य जो था वो घनानंद को वापस करने में सफल हो जाता है। अब उसका जो सेनापति था निर्याकस, जल सेनापति, वो भी अरब सागर से होते हुए वापस चला जाता है, और जो उसका थल सेनापति था उसको ये बात कतई गवारा नहीं हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो देवी देवता, यानी इस तरीके से अगर हम युद्ध की भावना से जाएंगे तो मारे जाएंगे। तो यानी वो फिर नहीं जाता, और वो यही जो जो सिकंदर ने जो जगह जीती थी, जैसे कांधार था, सिंध था, सिंध का राजा पोरस वो जीता था, वो दे देता है सेलुकस निकेटर को, और अपना राजदूत बिठा के अपना वापस चला जाता है। फिर आगे चल के यही सेलुकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य की जो सभा होगी उसमें अपना सेनापति भेजेगा, जो हमारा मौर्य वंश शुरू होगा उसमें सब मिलेगा। तो आज हमने आपको पढ़ाया पूरे महाजनपद, महाजनपदों में सबसे पहले हमने आपको बताया था गांधार, कंबोज, उसके बाद आया ये आता है कुरु, यानी कुरु आता है कुरु, उसके बाद इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ के बाद सूरसेन, सूरसेन के बाद सूरसेन की राजधानी मथुरा,
फिर हम बात करते हैं मत्स्य, विराटनगर, मत्स्य विराटनगर। फिर आता है काशी वाराणसी, काशी वाराणसी, अवंती उज्जैन, चेती शक्तिवती, काशी वाराणसी, और कौशल श्रावस्ती, पांचाल अहिछत्र, अवंती उज्जैन, और ये था अवध यानी पाटिल पुत्र। ये हमारे पूरे 16 महाजनपद थे जो हमने आपको पढ़ा है। और इसके साथ साथ सबसे पहला जो था शासक, अगर विदेशी आक्रमण की बात करें, इनमें आपको जैसे 4 और अटैक होंगे, इसको हम याद रख सकते हैं, ISPK। ये 4 अटैक अभी यानी भारत पर 4 विदेशी आक्रमण भी होंगे, जिनको बोला जाता है, आई से होता है इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक होगा। इंडो ग्रीक के साथ साथ अगर हम बात करें तो इस पर जो दूसरा होगा शासन यानी जो अटैक होगा वो शक वंश का होगा, यानी शक वंश, शक जो अटैक करेंगे, यानी ISPK, इंडो ग्रीक, शक के साथ बाद फिर पहलव करेंगे, पहलव अटैक होगा, पहलव अटैक बाद कुषाण, यानी कुषाण भी अटैक करेंगे। यानी ये 4 अटैक भारत में काफी हद तक ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि ये लोग आकर, इंडो ग्रीक, ये लोग आकर भारत में ही बस गए। जबकि जो भी अटैक होता है भारत में, वो आगे अटैक करके भारत को लूट के चले गए, लेकिन ये आके भारत में अटैक किया, अटैक के साथ साथ लूट के यही रहने लगे। तो जो हमारा ये आज का टॉपिक था सिकंदर, ये हमारा कंप्लीट होता है। जो मकदूनिया का शासक था, जो इस समय अगर बात करें मकदूनिया, तुर्की, यूनान, वहाँ का शासक था। पिताजी जो थे फिलिप, 359 में राजा बनते हैं। उसके बाद 356 में सिकंदर का जन्म होता है। पिता जो थे अरस्तु, उनके गुरु थे, सॉरी सिकंदर के गुरु थे अरस्तु, अरस्तु के गुरु थे प्लूटो, प्लूटो को ही अफलातून के नाम से जाना जाता है। इनके गुरु आते हैं, यानी प्लूटो के गुरु आते हैं सुकरात, जिन्हें जहर दे के मारा गया था। 326 में इसने विश्व विजय की जो इच्छा थी, वो इच्छा पूर्ति के लिए भारत पर हमला करता है या भारत पर अटैक करता है। 326 में हाइडेस्पीच का युद्ध होता है राजा पोरस के साथ। अम्बी तो स्वाधीनता स्वीकार ही कर लेता है तुरंत। उसके बाद घनानंद के दरबार में जाता है चाणक्य बोले या विष्णुगुप्त बोले या समुद्र चाणक्य या विष्णुगुप्त, या और आगे फिर हम देखेंगे। अब चलेंगे हम लोग मौर्य वंश, यानी अब हम लोग का नेक्स्ट वीडियो शुरू हो जाएगा मौर्य वंश। मौर्य वंश लगभग जो घनानंद को मार के चंद्रगुप्त मौर्य 322 BC, 322 ईसा पूर्व में शुरू होता है चंद्रगुप्त मौर्य का काल। और चंद्रगुप्त मौर्य हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मौर्य काल यानी चंद्रगुप्त मौर्य का, इसी का जो से गुरु बनते हैं चाणक्य। ये आज की क्लास बस यहीं तक। चैनल अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। जय हिंद।